दिस। ओके, सो अगर हम यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करें तो एस वेक्टर ये बनेगा, और एस वेक्टर के हिसाब से फिर हमें ई डी एस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा ई वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एस वेक्टर विद अ माइनस साइन, अगर पॉजिटिव सर चार्ज मूव कर रहा है। zoom कर जी जी बुक को जी जी, बुक को थोड़ा जूम करते हैं। बुक को जूम करते हैं जी। ओके, तो यहाँ पे हैं हम, मैं इसको फुल स्क्रीन भी ले जा सकता हूँ, लेकिन उस केस में फिर शायद मैं एक्सेस ना कर पाऊँ मेन पोर्टल को। इन एनी केस अब आप मेरे ख्याल है बेहतर देख सकते हैं इस चीज़ को। यस सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंगल्स के हिसाब से ये मसला होता है। ये कोई मतलब इंटरेस्टिंग बात नहीं थी जब तक कि हम इसको एक ख़ास तरीके से समझने की कोशिश ना करें, इस चीज़ को, एंगल्स वाली बात को, कि मूवमेंट किधर हो रही है और हम किधर लेके जा रहे हैं। तो दो पॉइंट्स इसमें मैं करूँगा एक्सप्लेन आप लोगों से, कि यही फिगर जो बुक वाले ने बनाई हुई है इसी पे हम बस फोकस करते हैं, ये वाली। यहाँ पे हम दो तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एक ये है कि हमने कहा कि हम सीधे यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। मैं एरो को शायद कन्वे कर पाया हूँ या नहीं। तो हमने क्या किया कि हम ये हमारा एक से एक नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ से इधर मूव किया। तो हम चूँकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव कर रहे हैं तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करते यहाँ रह जाता ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ आ जाता इस लोकेशन पे, इधर यहाँ था पहले, और अब यहाँ आ जाता यहाँ पे बना देता हूँ इसको। सर जी आप पॉइंट ए की बात कर रहे हैं ना, कि अगर पॉइंट ए ऊपर चला जाए, हाँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड की? इधर ही रहे, पॉइंट बी ऊपर चला जाए, पॉइंट बी ऊपर जी चला सर। जाए, यहाँ आ जाए बिल्कुल इस जगह पे, पॉइंट बी प्राइम में कह देता हूँ इसको ना। तो अब आपने देखा कि एंगल कितना बन रहा है फील्ड के दरमियान, और ये एस वेक्टर है ना इसका, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 यहाँ आप बन रहा, जी। देखेंगे कि डी ई टाइम डी करेंगे, अगर आप ई टाइम एस करेंगे, यहाँ पे एस वेक्टर है, तो ई टाइम एस करेंगे, अगर ई डॉट एस करेंगे, मैं फिर एस डी कर देता हूँ इसको, दैट वुड बी ई एस cos of 90 degrees, और cos of 90 degrees is 0, so this is 0। तो B प्राइम पे मूव करेंगे, अगर हम A से B प्राइम की तरफ जाएंगे, मैं साथ बनाता हूँ इसको प्रॉपर्ली, A से B प्राइम, हमारा वर्क डन, हमारी पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो 0 है। और हम ए से बी गए तो हमें वो पता चला कि दिस इज सिंपली ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी वो चीज़, ये जो था केस यहाँ पे सिंपली ई डॉट एस था ये, और जितना थीटा होगा कम उतनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी। ज्यादा होगी, जी। जितना हम एंगल बढ़ाते जाएंगे 90 की तरफ उतनी ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। यहाँ से हम यहाँ मूव कर रहे हैं ना इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आके 0 हो जाएगी, और देन फिर इधर इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे आके ये मैक्सिमम होगी फिर, यानी कि 360 इधर एंगल होगा तो नहीं 2 360 पाई। क्यों होगा, और 360 क्यों होगा, ये इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं ना। सी हम जी सर। हमने बी से बी प्राइम गए थे, या बी से हम फिर सी आ जाएं, ठीक है, सी इधर, तो एंगल 0 हो गया ना फील्ड का और एस का, ये एस वेक्टर है आपका, ठीक है।
जी सर, एंगल दिस जीरो इज होता एस है। वेक्टर और ई फील्ड का वेक्टर नीचे गिवन है आपको, ये जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है। एंगल जीरो है ना, इट्स नॉट 360, इट्स जीरो। जी 360 हम तब होता रिवर्स में है आए कि ना, हम उधर मुझे मूव लगा शायद करते हैं, हमने उस पूरा तरफ मूव सर्कल में करते गए हैं। हैं। जी हाँ। इसको जीरो कंसिडर करें, देन इट इज समवेयर, इसको आप कह सकती हैं ये 45 है, और देन इट इज 90। तो जीरो पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो होगी ई टाइम्स एस मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉज ऑफ जीरो 1 होता है। दिस इज द मैक्स वैल्यू that we can change the potential of a particle while moving in a uniform electric field. इससे ज़्यादा नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो फिर वो थीटा जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा और वैल्यू डिक्रीज करना जी शुरू सर। हो जाएगी, और सेम केस इधर भी रिपीट होगा। तो इट डज नॉट मैटर कि हम ऊपर मूव कर रहे हैं नीचे मूव कर रहे हैं, वैल्यूज एक तरह से ही चेंज होंगी। तो दो तीन चीज़ें हम यहाँ से बता सकते हैं। पहली बात कि मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है या उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है। या तो मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल होगा इस डायरेक्शन में, या बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा, जिसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ। तो इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, ग्रीन ग्रीन। सो दिस इज, ये दो वो डायरेक्शंस हैं जिनमें मैक्सिमम होगा, लेकिन एक में पॉजिटिव होगी चेंज, एक में नेगेटिव होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये दोनों मैक्सिमम होंगे। एक अलोंग द फील्ड, एक फील्ड से 180 डिग्रीज। लेकिन अगर हम फील्ड से परपेंडिकुलर जाएंगे, चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे की तरफ आए, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टी वर्क जीरो। डन कह लें या आप वो कह लें चेंज इन पोटेंशियल कह लें, जैसे भी आप इसको कहना चाहें, इट्स द सेम थिंग, दैट वुड बी जीरो। अब फिजिक्स में ना हम चीज़ों को ना थोड़ा फैंसी करके बयान करते हैं, चीज़ें यही होती हैं मोरलेस जो आप समझ रहे हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा फैंसी करके बोलते हैं। तो मैं दोबारा बनाता हूँ यही कंडीशन, मैं कह रहा हूँ कि ये जी फील्ड है, सॉरी, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करके बनाता हूँ। दिस इज द फील्ड डायरेक्शन। सर जी ये जो डेल यू होता है इसको हम पहले एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं लेते थे? एब्सोलूट भी ले सकते हैं। एब्सोलूट के केस में जी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये और ये वैल्यूज बराबर होंगी, ठीक है। अगर आप साइंस लेंगे तो फिर इस एक माइनस लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, होगा ये जी सर। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम ही होगा। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रफली, और मैंने अभी आप लोगों को बताई बात कि अगर हम इधर मूव करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर में, तो जीरो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम ये करते हैं फिजिक्स में, हम चीज़ों को इस तरह से बयान करते हैं, हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, दिस इज, इस डायरेक्शन में अगर हम ये मूव करें तो दीज आर सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक। तो ये अब एक लाइन है, आप इसको कह लें दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन मींस इस लाइन के ऊपर आप बेशक चार्ज को मूव करते रहें, देयर विल बी नो चेंज इन, देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल। इसी तरह की एक और लाइन हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी, ये वाली भी। ये इस लाइन की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये फील्ड से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जहाँ पे भी ड्रॉ करें, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस फील्ड के ऊपर, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी इक्वी पोटेंशियल लाइन्स हैं, दीज आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल लाइन्स, और इस तरह की आप लाखों ड्रॉ कर सकते हैं लाइन्स। और अगर यही चीज़ आप 3 डायमेंशन में देखें, मतलब एक डायमेंशन ऐसी भी हो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही हो, तो फिर ये लाइन्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर लाइन सर्फेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब आप ये समझ लें कि हम एक क्यूब ले लें, तो क्यूब जो है वो उसकी एक फेस ये वाला है, ये वाली साइड है, जैसे ये समझ लें ना, ये वाली साइड, ये पूरी साइड ऐसे बना लें क्यूब हम। एक मैं यहाँ पे एक और लाइन बना देता हूँ,
और उस क्यूब को आप 3 डायमेंशन में देखें, आप एक डायरेक्शन उसकी बाहर की तरफ भी हो, अपोजिट आपकी तरफ फेस कर रही हो, एक उसका एक फेस ऊपर भी हो, तो फिर ये जो 4 लाइनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नाउ ए सरफेस। ये 2 डायमेंशन में हो गया ना। लाइन थी तो 1 डायमेंशन था, कल भी बात हो रही थी, कोई कंफ्यूज कर रहा था, वो कह रहा था जी एक लाइन जो होती है वो 2 डायमेंशन में होती है, तो लाइन जो है वो 1 डायमेंशन में होती है, लेकिन अगर इस तरह से लाइनें आप कंबाइन कर दें तो अब ये 2 डायमेंशनल सरफेस बन गई है ना। तो खैर ये तो खैर मैंने गलत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो खैर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर हम एक और लाइन बनाएं स्क्रीन से ऊपर इसी तरह की, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, इसके ऊपर और बनाएं तो एक एक सरफेस हम बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर क्रिएट करें। ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी भी एक लाइन को कंसिडर करें इसमें से और उसको ऊपर की तरफ लेके आए एक स्क्रीन से बाहर, एक बिल्कुल उसके ऊपर एक लाइन और थोड़े से फासले पे ड्रा करें, एक और लाइन ड्रा करें, एक और लाइन ड्रा करें, तो वो एक पूरी सरफेस बन जाएगी जस्ट लाइक अ पेज। तो वो पेज जो होगा आप उसे कहेंगे नाउ इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर 1 डायमेंशन में है तो इक्विपोटेंशियल लाइन है, अगर वो 2 डायमेंशन में है, लेकिन 2 डायमेंशन में ऐसे है कि हर एक उस सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड और डी फील्ड और एस वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, तो देन दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। नीचे बनाई हुई है इसने फिगर 25.4 में, तो ये सरफेसेज हैं, ठीक है। इसमें फील्ड की डायरेक्शन जो भी है हमें नहीं बताया हुआ इसने, लेकिन ये बता रहा है कि ये सारी की सारी जो शीट्स हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, मतलब ये ऊपर वाली शीट जो है ये इसका पोटेंशियल 9 वोल्ट है, नीचे वाली का 8 है, 7 है, 6 है। तो इस सरफेस पे कोई से भी 2 पॉइंट्स आप लेंगे ए और बी, उनके दरमियान आपको मूव करने के लिए कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ से यहाँ आप जा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क। इसी तरह 7 वोल्ट वाली जो शीट है उसके ऊपर भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन 2 शीट्स के दरमियान अगर आपने जाना है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। 6 वोल्ट वाली शीट से 7 वोल्ट जाना है, या 7 से 9 जाना है, या 9 से 6 जाना है, तो 9 से वो 6 तो देन इजीली चला चेंज हमें जाएगा। फाइंड करना पड़ेगा ना। हाँ, हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना आपस में, जी। जैसे इधर ये निकालना था ना यहाँ पे, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाने के लिए हमें चेन कुछ से फाइंड करना पड़ेगा चेंज पहले। फाइंड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो ये सर इनके जी जी इनमें एंगल कौन सा है? किस में, 90 डिग्री। कौन से वाले में पूछ एंगल रहे हैं, 90 होगा, किस ये में जो पूछ, सरफेस 25.4 में फिगर में जो बुक में दी हुई है। हाँ इसमें आप फील्ड को यूं जूम करें ना, फील्ड इसकी यूं है, इस तरह से जा रही है कुछ, ये डायरेक्शन है फील्ड की। या अपोजिट भी हो सकती है इसके, डिपेंड्स डिपेंड्स कि पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। तो लेकिन ये सर्फेसेज जो हैं वो सारी की सारी इक्विपोटेंशियल है। ये इसने थोड़ा सा ना ऐसे टेढ़ी करके इसलिए बनाई हुई है ताकि आपको नजर आए कि ये 4 डिफरेंट सर्फेसेज हैं, हालांकि हैं ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे आपने 4 पेजेस नहीं रखे होते एक दूसरे के ऊपर, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो यस सर। एक पेज के ऊपर आप जिधर से जिधर मर्जी चले जाएं, इट डज नॉट मैटर, ठीक। लेकिन एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करेंगे तो देन आपको या तो वर्क डन करना पड़ेगा, या वो जो आपके पास चार्ज है वो अपनी एनर्जी लूज करेगा उसके, ठीक। तो सिंपल एज दैट। क्विक क्विज भी जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो कह रहा है कि द लेबल्ड पॉइंट्स इन फिगर 24 और 25.4 are on series of equipotential surfaces associated with the electric field. Rank from greatest to least work done by electric field on a positively charged that moves from A to B. So A to B, from B to C, from C to D and from D to E. तो ये आपने इसने मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, तो मैं ये जो अपने एरोज बनाए ये हटा देता हूँ। तो आपसे ये पूछ रहा है बुक वाला 25.3 में कि आप ये बताएं कि इसमें से किस में से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सिचुएशन इसने बताई हुई हैं कि अगर हम ए से बी जाएं या हम जाएं बी से सी, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, और आपने बताना है सिर्फ देख के, कैलकुलेट तो कुछ नहीं करना आपने। सी टू डी एंड डी टू ई, ये पॉइंट्स गिवन है आपको इस पे।
तो इन चारों में से बताएं कि किस में से सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा। ABCDE 5 पॉइंट्स आपको गिवन है। बी से सी लग रहा है। यस सर, B to C। B2C, जी सर। B2C क्या होगा? सर जी वो एक सरफेस ज़्यादा से हमने दूसरी सरफेस पे आना है, तो वो उसके लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपने एक और बात भी ध्यान करनी है वैसे। जी आपने ना सर। इनकी ज़रा वोल्टेजेस भी देखनी है कि वो किस ऑर्डर में है, या 7 पोटेंशियल जो 9। हर सरफेस का पोटेंशियल है वो कितना। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमने आज टॉपिक में स्टार्ट में बात की थी, तो देन आपने वर्क नहीं करना, वो खुद ब खुद आ जाएगा। हायर से लो पोटेंशियल, हायर से लोअर जी सर, पोटेंशियल, तो वो खुद ब खुद खुद ब आ खुद जाएगा। तो इसमें जी सवाल में सर। पूछा हुआ है कि आपने वर्क डन बताना है, जो हमें करना पड़ेगा। हाई से लो। सर जी लो टू हाई जाएंगे तो उसमें हमें करना पड़ेगा वर्क। यस यस। जी सर। डी टू D D to to E। E। डी डी टू टू ई ई जी है है, सर। सर, ठीक D है। तो to E। इसी में हम ना 6 से 7 जा रहे हैं, तो फील्ड इसी में वर्क करेगी। बाकियों में जी तो सर। वर्क हमें मिल जाएगा ना, मतलब अगर हम आएंगे जैसे B से C आएंगे, तो हम नीचे आ रहे हैं ना पोटेंशियल में। पोटेंशियल में नीचे आने से मुराद है कि हम हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। देन फील्ड इज नॉट डूइंग वर्क, फील्ड इज गिविंग द वर्क बैक। तो ये तो नहीं होगा। और A और B तो वैसे ही एक पोटेंशियल है, तो इसमें तो वर्क डन वैसे भी जीरो है। इधर जीरो है, इधर हम कर नहीं, फील्ड नहीं कर रही बल्कि फील्ड वापस कर रही है। तो फील्ड जो वर्क कर रही है वो D से E ही कर रही है सिंपली, तो हाईएस्ट वर्क डन इसी में ही होगा। यस सर। अच्छा, अब आप ये बताएं कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। 25.4 आपसे पूछ रहा है। आउट ऑफ द पेज है, मतलब हम हमें ये कह रहा है कि ये जो आपका पेज है, सरफेस आपकी जो स्क्रीन है, क्या फील्ड की डायरेक्शन उससे बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, मतलब एक एरो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, या टुवर्ड द राइट ऑफ द पेज है, या इन टू द पेज है, या टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पेज है, या टुवर्ड द टॉप ऑफ द पेज है। बहुत सारी डायरेक्शन इसने आपको गेस करने को दी हैं कि कौन सी हो सकती है फील्ड की डायरेक्शन। इन पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस को देख के आप बताएं, और साथ रीजन भी इसकी थोड़ी सी आप बताने की कोशिश करें। So top of the page towards the upward। अपवर्ड, आप एक लड़की ने कहा हमें कि जी इस तरह होनी चाहिए, ठीक, मैंने ड्रॉ कर टॉप ऑफ दिया द रेड, पेज। ऊपर की तरफ। यस सर। Yes sir। हम्म, इसकी रीजन कोई खास? सर ये आपने सर अभी इसके बताया, या परपेंडिकुलर ऊपर हो होगी ना ये। हाँ, परपेंडिकुलर होगी, या ऊपर हो गई या नीचे। नहीं आप बताएं ना, आंसर बताएं ना। आप ये ऊपर या नीचे दो डिफरेंट ऑप्शन हैं, ये एक ऑप्शन नहीं है। ऊपर की तरफ जो है वो है ऑप्शन ई, और बॉटम ऑफ द पेज है ऑप्शन एफ। ई या एफ, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, 5-6 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन हैं। तो आप बता रहे हैं जी या ऊपर है या नीचे है, पर कौन सी है, विच वन? सर जी अगर D to एक ही E होनी चाहिए, आएंगे दो नहीं तो हो सकती, दो नहीं हो सकती। D तो टुवर्ड द टॉप ऑफ द पेज नहीं आएगा। आप यूं है इस तरह, मैंने बनाई थी जो भी ये वाली, ये दिस वन, टॉप ऑफ द पेज यही है। लेकिन ये सर तो टुवर्ड द टॉप ऑफ द पेज E में टॉप भी ऑफ द यही है पेज फिर। है, तो ऊपर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो फील्ड हम एज्यूम करें ना पॉजिटिव चार्ज किया अगर तो, और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये टेस्ट तो ऊपर चार्ज है। पॉजिटिव है और फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज किया है, तो उस हिसाब से बताएं आप। चलें, मैं आपको थोड़ी मतलब एक आसानी कर दिया है। पॉजिटिव है तो सिर्फ फिर ऊपर ही जाएगा। सर कह रहे हैं कि अगर
ऊपर जाएगा तो जी सर जी ठीक है, ऊपर ही जाएगा क्योंकि हम हाई से लो तो नहीं आएगा। सर जी पता नहीं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ही बता रहे हैं। नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन अच्छी है ना, आपको सोचने का मौका तो मिल रहा है ना। मैं बता दूंगा तो आप सोचेंगे कब फिर? मैं तो बता ही दूंगा। मैं तो आज का जी जो सर। सारा लेक्चर है वही इन्हीं डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये हमने पहले पोर्शन में बड़े गौर से ये चीज़ की है, समझाई है आपको, लेकिन वो शायद आप लोग उतने प्रेजेंट नहीं थे क्लास में जितने होने चाहिए। नहीं सर जी, ये रिवाइज करेंगे सारा तो शायद पता रिवाइज चल शायद जाएगा करें मुझे। आप जाके। चले मैं बता देता हूँ। देखो मैंने जी बताया सर। कि एक तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज की है, और दूसरा जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। दोनों चीज़ें आप कंसिडर करें, क्योंकि ये 25.3 में गिवन है आपको ये चीज़। तो हमने शुरू में ये डिस्कस किया है कि जो आप पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी पॉजिटिव चार्ज की। ये बताया ना मैंने, जितना रिपल्शन इंक्रीज करेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या पोटेंशियल बढ़ेगा। इंक्रीज करें जी। तो यस फील्ड की फिर क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? फील्ड डाउन पॉइंट करनी चाहिए इस तरह से, डाउन ठीक है। बॉटम अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉटम ऑफ लेके, द पेज। हाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, ये आपका टेस्ट चार्ज है। सर जब तो दोनों जितना पॉजिटिव हैं हम तो फिर जितना हम इसको करीब लेके जाएंगे पॉजिटिव के, हमने कहा था ना कि हमने पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है, ऐसे ही कहा था, यस सर। यही कहा था ना। तो हाँ बढ़ रही है ना फिर उसी तरह, नीचे 6 है, 7 है, 8 है, देन 9 है, कंसिस्टेंट है ना उस डेफिनेशन से। ये मैंने लिखवाई थी ऊपर आपको ये चीज बड़े क्लियरली पार्ट 1 में। वो यस सर ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने ठीक आपको सर ठीक। रिकॉर्डिंग भी की हुई है उसकी, तो वो भी दे दूंगा। लेकिन पॉइंट डाउनवर्ड्स करेगी, क्योंकि पर टेस्ट चार्ज जितना फिर उस फील्ड के अगेंस्ट ज़्यादा मूव करेगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एफ, टुवर्ड द बॉटम ऑफ द पेज। फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये है रेड एरो जो मैंने बनाया है, ये जी बड़ा सर। बड़ा रेड एरो दिस वन। सर इसमें हम खुद ही अज्यूम करेंगे, अगर ये अज्यूम नहीं खुद करेंगे अज्यूम, कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो हाँ फिर ये पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये इसने दिया हुआ ना 25.3 में दिया हुआ है इसने, ओके यस सर डन बाय द ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है एज्यूम yes, नहीं करना ज़्यादा, एज्यूम तब करना है जब ना गिवन हो चीज़ कोई, जिसमें गिवन है। ओके सर। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 25.1 जिसमें करने वाला कुछ नहीं है, तो वो हम स्किप करते हैं। उसमें सिर्फ आपने वैल्यूज ही पुट करनी थी, तो वो फील्ड निकल आनी थी। मोशन ऑफ अ प्रोटॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कुछ खास नहीं है, मुश्किल, लेकिन देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड दिस मच। द प्रोटॉन अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ, और पार्ट ए में आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेल्टा वी निकालना है हमने। तो डेल्टा वी का फार्मूला सिंपली क्या होता है, प्रोटॉन है ना पॉजिटिव है, और फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उसने मूव किया है। अंडर गोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी। तो चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे विद अ माइनस साइन, और बस हम वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू डेल्टा वी की। बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल की बात हो रही थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपने कल जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। तो डेल्टा यू फिर क्यू टाइम्स डेल्टा वी हो जाएगा सिंपली। तो हम जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है उसको हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा जॉउल की फॉर्म में। और तीसरे पार्ट में हमें ये कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोटॉन आफ्टर कंप्लीटिंग 0.5 डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ छोड़ा था ना उन्होंने प्रोटॉन को इस जगह, तो इसने मूव किया है इधर अवे फ्रॉम, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे मूव करेगा ना। तो यहाँ पे आके कह रहा है कि इसकी बताएं कि स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो जी काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी। इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ निकाली हुई है ना, इसको हम हाफ जी एम वी सर। स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। हमें मैस ऑफ प्रोटॉन पहले ही पता है, वो होता है कि कुछ वैल्यू इसकी गिवन होती है कितनी 1.1
6-7 into 10 power 1.6 minus 27 kg। तो वो हम पुट करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ प्रोटॉन आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.8 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो काफ़ी हाई स्पीड है ये, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये मूव करेगा। व्हाट इफ़ किया हुआ इसने कि अगर सिचुएशन कैसे चेंज होगी, अगर व्हाट इज द सिचुएशन एग्जैक्टली द सेम दैट बट नो प्रोटॉन इज प्रेजेंट, और एग्जाम स्टिल बी आंसर्ड। व्हाट इफ द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी, तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर प्रोटॉन ना हो तो फिर ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या सेम होगा या चेंज हो जाएगा? बाकी तो कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, आप एक दफ़ा घर जाके रिपीट करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि दैट देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर ये प्रोटॉन ना होता, जनरली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती बिटवीन टू प्लेट्स और रॉड्स, तो फिर भी क्या हम क्वेश्चन ए और बी में आंसर निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? प्रोटॉन का जिक्र ही ना हो तो कैन वी आंसर ए और बी और बोथ और नन? सर जी बी में नहीं दे सकते अगर, क्योंकि उसमें ई की वैल्यू उन्होंने पूछी भी है। यस, वेरी गुड, शाबाश। यस। जी तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि ए में तो चूंकि किसी चार्ज का जिक्र नहीं है तो वो तो सेम होगी, कहीं पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम विदाउट चार्ज निकाल सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें चार्ज की ज़रूरत होती है, क्योंकि पोटेंशियल जी एनर्जी किसी ख़ास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये आपको एक, बल्कि इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात निकल आई ना, आप ये बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अब एक स्पेस की प्रॉपर्टी है, एक तरह से मतलब एक फील्ड है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट चार्ज और द चार्ज दैट इज एक्सपीरियंसिंग दैट फील्ड। तो वो अगर फील्ड मौजूद है तो वो चीज़ वहाँ पहले से ही मौजूद है, पोटेंशियल डिफरेंस। वी डोंट नीड अ चार्ज टू टेस्ट दैट। हम निकाल दो कि करेंगे टेस्ट चार्ज से ही उसको, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें, स्टिल हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इसके बगैर भी हमारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। यस वेरी गुड जी, वेरी गुड। ओके, तो ये चीज़ें तो आपको समझ आ रही हैं। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम आ गए हैं वापस उस स्टेज पे जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर किया था सबसे पहला इस कोर्स का, और देन हमने गॉस लॉ किया था। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी पॉइंट चार्ज की, फिर हमने गॉस लॉ के लिए यूज़ किया था पॉइंट चार्ज के लिए, और अब हम मोर और लेस उसी तरह का ट्रीटमेंट करेंगे और हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और आगे फिर इसी तरह से चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट हम जब देखेंगे तो फिर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्टिंग सा काम होगा, काफ़ी मज़े की चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों ने पहले की भी हैं। कोई ज़्यादा नई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन कोई नहीं होगी, बस वो रिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा, डिस्क ऑफ चार्ज हो जाएगी। मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा इसको क्योंकि आई वांट टू सी हाउ मच टाइम वी हैव रिमेनिंग। सो वी आर लेफ्ट विथ 7.5 मिनट्स। चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो हमने बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करना है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक पोटेंशियल एक चार्ज है जिसको हमने कहीं किसी लोकेशन पे रखा हुआ है, जैसे कि इस फिगर में आपको शो हो रहा है, किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो हमने इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इसके अक्रॉस इर्द गिर्द पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। तो पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमें पहले से पता है, हम कोई नई चीज़ तो नहीं करने लगे। आप इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो आपको दो चीज़ें करनी हैं, क्योंकि आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो आप किसी चीज़ का नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें डिफरेंस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले। फिर हमने ये देखना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल निकालना है ना, तो ये पॉइंट चार्ज क्यू तो यहाँ मौजूद है, लोकेशन जो इसकी गिवन है। मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ कि यहाँ पे मौजूद है आपका पॉइंट चार्ज क्यू, और आपने इसके गिर्द मालूम करनी है। तो आप अज्यूम करें कि हमने किसी टेस्ट चार्ज को मूव किया है, कोई और टेस्ट चार्ज हमने लिया है छोटा सा बहुत, इसको हमने ए से बी मूव कर दिया इस पाथ के अलॉन्ग।
पाथ कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने बताई हुई है कि ये थोड़ा सा कर्व सा पाथ है। तो इस पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है हमने, ds कहा हुआ है हमने, हर हिस्से को हमने क्या कहा है, ds, स्मॉल पैचेस में जी सर। स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया। ds इज अ वेक्टर, सो इट हैज़ अ डायरेक्शन, और इसकी जो डायरेक्शन है वो जो इस चार्ज q की जो फील्ड डायरेक्शन है उससे कोई एंगल बना रही है हर डिफरेंट पॉइंट पे। तो वो हम कहेंगे कि अगर जो पॉइंट चार्ज q है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसको हम कह रहे हैं r, किसी एक लोकेशन पे, एक रैंडम लोकेशन ले लिया हमने दरमियान में, दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी एक पॉइंट चुन लिया, जस्ट अ रैंडम पॉइंट। तो उस पर हमने देखा है कि इस पॉइंट चार्ज q का जो वो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी डायरेक्शन है वो r वेक्टर से हमने शो की हुई है। दिस r shows the direction of its electric field, and then this सर blue, जी जी इधर हमने टेस्ट चार्ज लिया है ए और हमने जाना है बी तक जाना है, इस हाँ सारे जी, का हमने निकालना है जी सर। हाँ, इस और सारे पाथ के अलॉन्ग हमने जी इंटीग्रेशन करनी है एट द एंड, लेकिन इंटीग्रेशन जी करने के सर लिए हमें पता होना चाहिए कि जो ds वेक्टर है, जो कि जी सर पाथ का वेक्टर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, उन दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है हर पॉइंट पे। तो वो हम जनरलाइज यस सर करेंगे, वो जनरलाइज यूँ करेंगे कि हम हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका हम वेक्टर ले लेंगे DE, और उसकी डायरेक्शन वेक्टर उसको हमने एसोसिएट कर दी। ये थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन है जो हमने पहले चीज़ें की हैं उनसे, ये थोड़ी सी आप समझ लें कि थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पहले बारों से। तो मैं आर के साथ बनाता हूँ, ये है जी, दिस इज वेक्टर रिलेटेड टू फील्ड, एंड दिस ब्लू वेक्टर इज रिलेटेड टू, ये जो अंदर ये वाला बना हुआ है, दिस वन, दिस इज रिलेटेड टू पाथ। यस सर, उन्होंने जो ये नीचे बनाई हुई है सारी डायग्राम वही हमने उसी पॉइंट पे बनानी है। हाँ, कोई भी एक पॉइंट चूज करें और जी आपने एक उसकी तरफ ना पॉइंट Q से एक वेक्टर ड्रॉ कर देना शुरू में, ठीक हो गया। ये जी आपने इनिशियली करना है। ये जो बने हुए ना, ये वेक्टर्स बने हुए हैं RA और RB, ये बनाने हैं हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए, ठीक है। ये जस्ट फॉर द यस सेक सर ऑफ क्लैरिटी के क्या हो रहा है, लेकिन स्टार्ट में हमने यूं करना है कि उस Q से उस रैंडम पॉइंट P कह दें, X कह दें, जो भी कह दें, तो और फिर हमने ये देखना है कि इनके दरमियान एंगल कितना है, ds के दरमियान और r के दरमियान। तो यहाँ पे ये सिचुएशन मैथमेटिकली लिखी हुई है। अच्छा, अब आपको ये पता है, ये जो नीचे सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे, ये कैसे की लिखी गई है कि E आपको पता है पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है, ये आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ 2-3 दफ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज KE Q ओवर वेक्टर और ओवर r स्क्वायर, आर आर स्क्वायर ऐसे होता है ये आपके पास। और अब आप इन्हें इसके साथ चूंकि एक वेक्टर भी एसोसिएट किया हुआ है, तो आपने उसको क्या नाम दिया हुआ है, आर यूनिट वेक्टर, जी ठीक, जैसे कि फिगर में आपने दिखाया हुआ है। और ई डॉट डी एस करेंगे जब हम, ई इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि क्या क्या होता है। तो के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर, और अब डॉट आएगा आर यूनिट वेक्टर के दरमियान और डी एस वेक्टर के दरमियान। जी सर। सर ये जो डी एस है ये सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस आर के साथ होगा? नहीं, ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ ही डॉट होगा ना इधर यहाँ। जी सर। ये वेक्टर है तो वक्ती तौर पे है, तो इक्वेशन सारी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बाकी सारे तो कांस्टेंट्स है ना। के जो है वो एक स्केलर है, क्यू भी एक स्केलर है, नीचे वाला आर स्क्वायर भी एक स्केलर है, तो उनके साथ तो उस तरह जी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई ये होगा जस्ट विद, फर्स्ट ये वेक्टर के साथ होगा, देन ये हाँ सारे के साथ। जी आप फिर सर। बाद में जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। अच्छा, अब हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बनेगी कि जो कि हमने लिया हुआ है आर डी आर कर दिया है,
और आर डी आर की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे एक इसने बीच में ना की हुई है, आर डॉट डी एस को आपने कहा है जी डी एस कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि आर एक मैंने आपको ये बताया कि ये डायरेक्शन वेक्टर है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। 1 यूनिट वेक्टर का 1 यूनिट वेक्टर का 1 होता है। अच्छा, अब मेरे ख्याल है कॉल हमारी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इसको इधर से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक। ओके सर जी हमारी असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुई टीम्स पे, आपने 8 लास्ट डेट बताई थी। ओके, मैं आज कर देता हूँ उसको मैं जी उसको सर। बना देता हूँ, वो मैं बना देता हूँ। बाकी क्लास अब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी खुद ही। जी तो सर। आपका बहुत शुक्रिया, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी दोनों क्वेश्चन की। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।